राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको उत्तर प्रदेश की भली भांति समझ है, तो मुझे लगता है कि और आज उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो फिर वैसी ही हैं जैसी मैंने सितंबर 2012 तक देखी थी, 2011 तक, सितंबर 2011 तक देखी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो जनता थी वो बीएसपी को नहीं चाहती थी और सपा की भी उसको कड़वी यादें थी और वो भाजपा की तरफ देख रही थी कि भाजपा कुछ इस तरीके से उठे कि हम कह सकें कि ये सरकार बना सकते हैं, लेकिन हम उठे ही नहीं, हम और उल्टा धराशायी होने लगे। सितंबर के बाद वो स्थिति आ गई। तो अब मुझे अपने कारणों से, अपने आंतरिक कारणों से, अब इतना ही मेरा बोलना पर्याप्त है। लेकिन जो इतिहास गवाह है कि जब राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और आदरणीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय कल्याण सिंह की सरकार बचाने के लिए करीब 1.5 दर्जन शातिर कुख्यात दागी किस्म के लोगों को आपकी पार्टी ने मंत्री बना दिया था उत्तर प्रदेश में। और ये संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि तमाम 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामलों वाले माननीय विधायक लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और राजनाथ जी की ही सरपरस्ती में हुआ था और कल्याण सिंह जी की नेतृत्व में वो सरकार चल रही। जब सरकार बनाने का फैसला कर लिया तो उसमें बहुत सारे कंप्रोमाइज भी हुए। फिर इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी स्थिति 96 की ऐसी ही थी। जो विकट स्थितियां बना दी थी उसमें या तो हम मुलायम सिंह को ही मौका देते, मतलब वो बना लेते किसी ना किसी प्रकार से, या हम राष्ट्रपति शासन फिर वहां पर लगने देते और बहुत समय तक लगा भी रहा, आपको वहां की स्थितियां मालूम है। और हमें विश्वास था कि हम मायावती को साथ देंगे, एक दलित महिला को, पहले उन्हीं का चांस आया मुख्यमंत्री बनने का, उसके बाद हमारा आया और मायावती ने उस समय जिस प्रकार से हमारे साथ विश्वासघात किया, कल्याण सिंह की सरकार गिरा दी। अगर उस समय पर हम हार मान गए होते मायावती के सामने तो निश्चित रूप से हम देश के सामने जवाब देने लायक नहीं होते और हमारे कैडर, पूरे हिंदुस्तान का कैडर हमसे जवाब मांगता है। इसलिए हमने बिल्कुल सही जवाब दिया। उस समय हमने सरकार फॉर्म की। 60 समाचार है। हाँ। लेकिन दीदी, आपको लगता नहीं है कि सत्ता के लोभ के चलते जो चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आप लोगों ने बलि चढ़ा दी? मैंने आपको फिर वही बात कही, आपको तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ता है। सत्ता जरूरी है ना, आपको ये तय करना पड़ता है कि आप सिद्धांतों के बल पर सड़क पे ही खड़े रहें या सत्ता का सहारा लेके शीर्ष पे बैठ करके काम करें। दीदी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने एक मजे हुए राजनेता की तरह डिफेंड किया है राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के उस फैसले को जिसके तहत उत्तर प्रदेश का इतिहास, संसदीय इतिहास आज भी एक तरह से कहें तो दागी हुआ। 1.5 दर्जन अपराधियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। लेकिन बातचीत में एक सबसे जो अच्छा मुद्दा निकल के आया है कि सत्ता में रह के तमाम अपने सिद्धांतों को पूरा किया जा सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमने एक साथ लड़ा है वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, बोफोर्स के खिलाफ जब खड़े हो गए थे, तो मुलायम सिंह हो चाहे लालू यादव हो, हमने सीट शेयर की थी। इसलिए ऐसे तो कई मौके आए हैं जिसमें खाली मुलायम सिंह ही नहीं बल्कि वामपंथी और हम भी एक हुए। मैंने मुलायम सिंह जी में देखा है कि उनमें एक जो पुराना चावल और पुराने घी की जो सुगंध होती है, पुराने गुड़ की, वो तो उनमें है। और कई बार मैं जी न्यूज़ से शेयर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम मुलायम सिंह एक हो सकते हैं, हम वैचारिक दृष्टि से कभी एक नहीं हो सकते। आज यूपी अपनी सरकार चला रहा है तो वो सिद्धांतों के बल पे नहीं, सीबीआई के बल पे, ब्लैकमेलिंग के दर। हाँ, तो हमें तो उल्टा सत्ता का अभ्यास नहीं, विपक्ष का तो हमको इतना अच्छा ट्रेनिंग है कि हम दूसरों को ट्रेनिंग कैंप में बुला सकते हैं। सत्ता में रह नहीं पाते हैं। जनता पार्टी को जितना महत्व मिलना चाहिए वो एक चीज में कहीं उलझ गया है, वो बात है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। प्रायोजक है 135 AH उकाया ट्यूबलर इन्वर्टर बैटरी अब केवल 6,990 रुपए में, टैक्स अतिरिक्त, ऑफर सीमित समय के लिए। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। क्या आप पेट की तकलीफों से परेशान हैं जो इलाज के बाद भी बार बार होती हैं? जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिष्ट से। अन्य दवाइयाँ लक्षणों पर असर तो करती हैं, पर तकलीफें फिर हो सकती हैं। पंचारिष्ट के शक्तिशाली अश्व और अरिष्ट पेट की तकलीफों को जड़ से दूर करे। ट्राई करिए झंडू पंचारिष्ट। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति,
संडे कब है? क्या हुआ? संडे। दिन भर की टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज उतारिए। नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Berry, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. मैं भी चलूं? क्यों? तुम्हारा ख्याल रखने। चल तो रही हो। डाबर पुदीना रापल। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखें इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। क्या आप पेट की तकलीफों से परेशान हैं जो इलाज के बाद भी बार बार होती हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिष्ट से। अन्य दवाइयाँ लक्षणों पर असर तो करती हैं, पर तकलीफें फिर हो सकती हैं। झंडू पंचारिष्ट के शक्तिशाली अश्व और अरिष्ट पेट की तकलीफों जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलने और कब्ज से राहत दे, पाचन क्षमता बढ़ाएं और पेट की तकलीफें जड़ से दूर करें। झंडू पंचारिष्ट से। ये था मेडिफेक्स झंडू के लिए। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे। दिन भर की टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज उतारिए। नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। नया विवेल डियो स्पिरिट, कीवी फ्रूट्स और यूकलिप्टस ऑयल योग अब ऑल डे फ्रेशनेस के साथ। ये आपकी त्वचा को पोषण दे, जगाए आप में जबरदस्त ताजगी। नया विवेल डियो स्पिरिट। नर्सिंग में बनाए सुनहरा करियर। ज्वाइन करें हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी। कोर्सेज ऑफर्ड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में प्रवेश आरंभ। आप और आपके तमाम साथी पूरा जीवन लगा दिए राम जन्मभूमि आंदोलन में। अगर हम कहें इसको पत्रकारिता की भाषा में, तो आपने अपनी जिंदगी की जो तरुणाई थी वो पूरा तो आपने राम आंदोलन में लगा दिया। तब आपने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मंत्री भी बनना है, मुख्यमंत्री भी बनना है। ना आपके करोड़ों लाखों आपके समर्थकों ने सोचा था। हम सब लोग उस आंदोलन के गवाह थे, पूरे देश से और अयोध्या तक। जब सरकार बनी तो क्या हुआ? आप ही लोग लगातार बोलते रहे अटल जी से कि जो वायदे करके हम लोग आए हैं देश की जनता के साथ, वे पूरे नहीं हो रहे हैं और यह उचित नहीं है। आपको लग रहा है कि अभी जो नया माहौल बना है देश में और जो 2014 का चुनाव होने जा रहा है, क्या ये चुनाव सैद्धांतिक आधार पर होगा? मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से आप बोले। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से मुझे 96 का जितना स्मरण है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ बहुत सारी FIR थी, आपराधिक प्रकरण दर्ज थी, लेकिन वो सारे अपराधी प्रकृति के नहीं थे। ऐसा नहीं था कि सारे लोग आपराधिक प्रकृति, एक आध कोई हो सकते इक्के दुक्के, लेकिन सरकार कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के एजेंडा पे ही चली। राजनाथ सिंह उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय अपराधों पर नियंत्रण हुआ, माँ बहनें सुरक्षित घर से निकलती थी। तो आप ये मत समझिए कि हम अगर किसी का सपोर्ट लेते हैं तो वो हमें डोमिनेट करते हैं और हम अपने सिद्धांतों को बिल्कुल बलि चढ़ा देते हैं। हाँ, कुछ तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं जो सिद्धांतों का रूप ले लेती हैं। आपके 3 राज्यों में सरकार है आपकी पार्टी की, और जो आए दिन चर्चा होती है, जो सरकारी एजेंसियों के आंकड़े आते हैं, उसमें भी तीनों सरकारों के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है उनकी तुलना में बाकी जो गैर भाजपाई सरकारें हैं देश में। मैं आपको एम्बेरसिंग करने वाला कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि मैनेजमेंट के चलते कुछ लोगों को ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कुछ लोग जो कि बेहतर सचमुच काम कर रहे हैं लेकिन उनका प्रोजेक्शन उस हद तक नहीं हो रहा? मेरे को कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को जितना महत्व मिलना चाहिए वो एक चीज में कहीं उलझ गया है, वो बात है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। लेकिन दीदी, आपके पार्टी के अंदर भी इसी मुद्दे को क्यों पकड़ के राजनीति होती है, सांप्रदायिकता की? अगर आपका विरोधी
आपको इस मुद्दे पर ट्रैप में लेना चाहता है, तो आप लोग खुशी खुशी क्यों ट्रैप में आ जाते हैं? तो मूल में रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं। हिंदुत्व तो हमारी आस्था का विषय रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। और हिंदुत्व को लेकर के ये जो बातें हैं, ये जब चलेंगी तो उस समय पे हमें बातों के जवाब देने ही चाहिए, हम उनसे कभी हट नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अटल जी को, आडवाणी जी को आगे करके देश में राजनीति की, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ साथ, और उसके पीछे बहुत बड़ी करोड़ों लोगों की तपस्या थी और शक्ति थी, जो कि कहीं लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद और तमाम अपने जो आनुवंशिक संगठन है उसके लोग। आज की तारीख में आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा कौन है? मुखौटा तो नकली चीज होती है। हम अगर चेहरे की बात करें, जिसको लेकर मुखौटा तो कोई होना नहीं चाहिए। अगर हम उसको चेहरे की बात करें, महाभारत में भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया था तो उनके अनंत मुख थे और अनंत बाहु थे। तो कई बार संगठन का जब विराट रूप हो जाता है तो उसके अनंत मुख हो जाते हैं और असंख्य बाहु हो जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत व्यापक पार्टी हो गई है। इसके केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, राज्यों में महत्वपूर्ण लोग हैं, जिलों में महत्वपूर्ण लोग हैं। इसलिए अब की स्थितियां अलग हैं। हमें कांग्रेस के साथ, हमने कहा ना, हमको प्रॉब्लम होती, कंपेरिजन्स होते हैं ना हमारे। अब कांग्रेस है, कांग्रेस में एक परिवार के नाम पर रिजर्वेशन है। अब वो हमारे देश में खाली एसटी, एससी, ओबीसी का रिजर्वेशन थोड़ी है, नेहरू गांधी परिवार का भी रिजर्वेशन है कि उन्हीं के परिवार का व्यक्ति जब भी कांग्रेस की सरकार होगी तो अध्यक्ष भी वही होने चाहिए और प्रधानमंत्री भी वही होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो उनके रिमोट से चलता हो। तो इसलिए इस तरह का मामला हमारे यहाँ नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि हम गलत हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि मुखौटा तो नकली होता है, और महाभारत की आपने तुलना की, कृष्ण की तुलना की। अगर हम ये आपसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी में कृष्ण की भूमिका में कौन है आज की तारीख में? मैंने आपको पहले ही कहा ना, भगवान ने अपने अनंत मुख दिखाए और असंख्य बाहु दिखाए और उन्होंने कहा कि सारा विश्व ही मेरे अंदर है। तो आज मैं कह सकती हूँ कि भारतवर्ष की तरुणाई का एक बहुत बड़ा अंग है जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में है। उन्हीं में से बहुत सारे लोग नेताओं के रूप में उभरे हैं। लेकिन ये भी सच है ना कि एक प्रतीक तो बनाना पड़ता है ना, प्रतीक को आगे रख के और कोई भी संघर्ष शुरू करना पड़ता है। नहीं, प्रतीक तो हमारे यहाँ विचारधारा है, देश ही हमारा प्रतीक है, राष्ट्रवाद हमारा प्रतीक है। गुरु आज्ञा भई करत क्या कौन सा है, सब शिष्यन को हुक्म है गुरु मान, आज्ञा भई करतार की तभी चलायो पंथ, और सब शिष्यन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग अगर आज की तारीख में बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति का मतलब ही होता है कि छल, छद्म, षड्यंत्र, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी नाजायज है, नाजायज है, लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। अभी आपने भी कहा इसके पहले की बातचीत में, अभी आपके एक पिछले दिनों बयान आया था, वो कितना सच है झूठ है वो आप बताएंगी, कि गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। इस बयान का मतलब क्या है? क्या आप अल्पसंख्यकों में एक दहशत पैदा करना चाहती हैं कि या तो मेरे साथ रहो या नहीं तो दंगे झेलो? क्या इस तरह की जो विचारधारा है इसको आप उचित मानती हैं? गुजरात के संदर्भ में तो मैं ये कह रही थी कि गुजरात में मुसलमान सर्वाधिक सुखी है। दंगा तो गुजरात में हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन हम गुजरात के आम मुसलमान का मानस देखें तो वो अपने आप को बहुत सुखी और सुरक्षित अनुभव करता है। दंगा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें दोनों हिस्से दुर्भाग्यपूर्ण थे। गोधरा में जो हुआ, ट्रेन में लोग जिंदा भून दिए गए, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद का जो कुछ घटा उस पर हम गर्व तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी जिस प्रकार की विवेचना होती है वो भी गलत तरीका है और उसको इतना खींचा गया है उस बात को। मैं ये नहीं कह रही कि घटना हुई नहीं या घटना हुई तो बुरी नहीं हुई, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि जो कुछ था गोधरा से लेकर के गुजरात के उसके परिणाम स्वरूप हुए दंगों तक सब कुछ अच्छा नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उसको जिस प्रकार से खींच रहे हैं और जैसे मान लो उसी के आधार पर कांग्रेस जैसी विचारधारा रखने वाली पार्टियां अपनी रोटियां सेकती रहेंगी बहुत लंबे समय तक, ये भी एक घिनौनापन है और ये गलत तरीका है। लेकिन जब हम सरकारों में आते हैं तो दहशत नहीं बल्कि प्रामाणिकता से जब काम करते हैं, उस प्रामाणिकता के कारण लोगों के मन में बैठ गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के समय पर ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। ये मुसलमानों के दिमाग में बैठ गया है। दीदी, लेकिन आप लोग भी क्यों उसी मुद्दे को लेके अड़े हुए हैं? आपके पार्टी में तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गुजरात से बेहतर काम कर रहे हैं, गवर्नेंस के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में बेदाग छवि है, किसी तरह का कोर्ट कचहरी का झमेला नहीं है उनके साथ। क्या वजह है कि भाजपा भी सिर्फ और सिर्फ
नरेंद्र मोदी को ही आगे करके डिबेट चला रही है पूरे देश में। कहाँ चला रही? आपने इंटरव्यू में आपने ही सवाल किया, मैंने कभी जिक्र तक नहीं किया। आप लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को, आप ये सवाल भी छोड़ दीजिए। जो हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो लोग जानते हैं, मुलायम सिंह ने हर संभव कोशिश की कि आपके साथ किसी तरह का वो राजनीतिक रिश्ता बनाएं, साठगांठ करें, गठजोड़ करें, या अगर संभव हो तो आप उनकी मदद करें पॉलिटिकली। क्या कारण रहा कि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद मुलायम सिंह आपको अपील नहीं करते हैं? मुलायम सिंह असल में जिसको आप उनकी ये कोशिश समझ रहे हैं ना कि हम उनका साथ दें, वैसा नहीं है। मुलायम सिंह बहुत पुराने किस्म के राजनेता हैं, जिसमें कि एक शालीनता, भद्रता, वैचारिक तेवर, आक्रामकता वो भी बनी रहती है और अपनी पार्टी को चलाने की मजबूरी भी बनी रहती है। मुलायम सिंह अगर भ्रष्टाचार और अपराध पर कंट्रोल करने जाएंगे तो उनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए उनको अपनी पार्टी अगर चलानी है तो उनको भी प्रश्रय देना पड़ता है। दूसरी तरफ वो लोहियावादी बनने की कोशिश करते हैं, और जब वो लोहियावादी बनने की कोशिश करते हैं तो उस चक्कर में वो कई बार अपनी ही पार्टी का, अपनी ही सरकार का फजीता भी कर देते हैं। वो तय नहीं कर पाते हैं, वो अकेले खड़े रह जाएंगे नहीं तो। दूसरा क्या है, मैंने उनमें देखा है मुलायम सिंह जी में कि वो चूंकि पुराने लोग हैं ये, तो ये एक शालीनता और भद्रता जो पुराने समय के राजनीतिज्ञों में होती थी वो उनमें है। तो कई बार उनकी कुछ ऐसी बातें निकली हैं उनके मुंह से, जैसे उन्होंने आडवाणी जी के बारे में अच्छा बोला या अन्य किसी बात के बारे में अच्छा बोला, तो उसका मतलब ये निकाला गया। ये भद्रता के अलावा और कुछ नहीं था, ना उनकी तरफ से कभी कोई ऐसी कोशिश हुई, ना हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी कोशिश हुई है। फिर आप लोग एक कार्यकाल याद दिलाओ बार बार देश की राजनीतिकों को, वो है 89 का। 89 में हम सब इकट्ठे थे, हमने एक साथ लड़ा है। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, बोफोर्स के खिलाफ जब खड़े हो गए थे, तो मुलायम सिंह हो चाहे लालू यादव हो, हमने सीट शेयर की थी यूनाइटेड फ्रंट जी। और जिन सीटों पे हम शेयर नहीं कर सके थे वहां हमने फ्रेंडली फाइट की थी। इसलिए ऐसे तो कई मौके आए हैं जिसमें खाली मुलायम सिंह ही नहीं बल्कि वामपंथी और हम भी एक हुए हैं। जब वीपी सिंह का समय आया था तो हम उस समय पर एक हो गए थे। तो ऐसे तो कई मौके आए हैं। बाकी मैंने मुलायम सिंह जी में देखा है कि उनमें एक जो पुराना चावल और पुराने घी की जो सुगंध होती है, पुराने गुड़ की, वो तो उनमें है। और कई बार मैं जी न्यूज से शेयर कर सकती हूँ। और इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम मुलायम सिंह एक हो सकते हैं, हम वैचारिक दृष्टि से कभी एक नहीं हो सकते। क्या हम लोग माने या देश की जनता इस तरह की उम्मीद करे कि जो स्थिति दिख रही है इस समय देश में, इस बार भी लग रहा है कि किसी एक दल की सरकार नहीं बनने वाली है? लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे, हंग पार्लियामेंट आएगी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, ये लगभग सब लोग मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या पोस्ट इलेक्शन कोई इस तरह का मंथन चल रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जाए जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के समय हुआ था? 1998, फिर 99 और 2004 ये 3 लोकसभा के चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें भाजपा की ताकत बढ़ी। 2004 में हम सरकार नहीं बना सके, लेकिन हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो चुके थे। उसके बाद की स्थितियां बदल चुकी हैं। जिन उदाहरणों का मैंने जिक्र किया है ये पहले के हैं। अब तो स्थिति ये हो सकती है कि एनडीए के नेतृत्व में जब चुनाव हो उस समय पर हमारा स्पष्ट बहुमत हो। अब वो स्थितियां नहीं है पहले की कि हम भी एक हिस्सेदार होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब तो हम लीडर होंगे, एनडीए लीडर होगा। एनडीए एक बहुत बड़ा फ्रंट है, यूपीए की बराबरी का फ्रंट है, बल्कि यूपीए से बड़ा फ्रंट है। आज यूपीए अपनी सरकार चला रहा है तो वो सिद्धांतों के बल पे नहीं, सीबीआई के बल पे, ब्लैकमेलिंग के बल पे, दबाव और भय के बल पे। आपको नहीं लगता है कि वो जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन, फ्लोर मैनेजमेंट जिस प्रभावी तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है आपकी तरफ से? लोकतंत्र में एक प्रमुख विरोधी दल का जो कर्तव्य होता है वो बहुत अच्छी तरह से निभ रहा है। पूरा देश इस मामले में इसको देखता है, इसका गवाह है टेलीविजन चैनल होने के कारण। तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विरोधी दल के नाते जो भूमिका होनी चाहिए वो सबसे सशक्त है, दमदार है। आपने इसके पहले के भी विपक्ष देखे हैं, वो किस प्रकार से चलते थे, कैसी कैसी बातों पर हो हल्ला करते थे। और मुझे याद है जब हम लोग मंत्री थे तो उस समय पे कांग्रेस की क्या भूमिका रहती थी। एक तो उनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं था, तो कई बार वो इतनी हल्की बातों को बढ़ावा देते थे। ममता बनर्जी जब बोलने के लिए खड़ी होती थी और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बिहेव करते थे उसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को उल्टा इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो विपक्ष में आने ही वाले हैं कि अच्छा विपक्ष कैसे होना। हम तो इसके अभ्यस्त हैं। असल में हम अगर किसी का अभ्यास नहीं है तो वो है सत्ता का। अगर आपको याद हो तो एक बार अटल जी के मुंह से निकल गया था सामने माननीय प्रधानमंत्री, जबकि अटल जी स्वयं प्रधानमंत्री थे। क्या कहीं कोई पार्टी लेवल पर या एनडीए के लेवल पर ममता बनर्जी, जयललिता या इस तरह के लोग जो आपको छोड़ के चले गए हैं, बीजू जनता दल, इन लोगों से दोबारा बातचीत चल रही है एनडीए में वापस लाने के लिए? मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उस फोरम का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन मैं ही खुलेआम जी न्यूज़ का ही, क्योंकि जी न्यूज़ को मैं एक राष्ट्रवादी चैनल मानती हूँ,
और जो बहुत कष्ट उठा करके भी राष्ट्रीय हितों में समझौता नहीं किया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सबको एक होना चाहिए। आज बहुत ज़रूरी है, देश बहुत दिनों दिन नुकसान उठा रहा है और हर फ्रंट पर उठा रहा है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, आर्थिक क्षेत्र हो, मतलब हम हर तरफ गड्ढे में जा रहे हैं। और अब पता नहीं और कितने गड्ढे हमारे सामने आने वाले हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य चीज़ों के मसले पर। इसलिए इसको मत देखिए कि कौन सरकार बनाएगा, आप इसको देखिए कि ये सरकार नहीं रहनी चाहिए। कम से कम राजनीतिक दलों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है देश के लिए, क्योंकि लोग आपको वोट देते हैं। वोट देने में अमीर गरीब सभी जाति, सभी समाज, सभी वर्गों के लोग होते हैं। वो लोग, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इस सरकार के चलते हुए, तो कम से कम उन लोगों के हितों को ध्यान में रखिए और इस सरकार को जल्दी से जल्दी गिराइए, अपने अपने तरीके से ही प्रयत्न करिए और गिराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? संडे कब है यार? क्या हुआ? संडे। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? 9 दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज उतारिए। आज संडे है ना? नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। क्या आप पेट की तकलीफों से परेशान हैं जो इलाज के बाद भी बार बार होती हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिष्ट से। अन्य दवाइयाँ लक्षणों पर असर तो करती हैं, पर तकलीफें फिर हो सकती हैं। झंडू पंचारिष्ट के शक्तिशाली अस्व और अरिष्ट पेट की तकलीफों जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलने और कब्ज से राहत दे, पाचन क्षमता बढ़ाएं और पेट की तकलीफें जड़ से दूर करें। झंडू पंचारिष्ट से। ये था मेडिफेक्स झंडू के लिए। राइट। तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे। दिन भर की टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज उतारिए। नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MTH, the real spice of India. Genex, vests and briefs, styliners. क्या आप पेट की तकलीफों से परेशान हैं जो इलाज के बाद भी बार बार होती हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिष्ट से। अन्य दवाइयाँ लक्षणों पर असर तो करती हैं, पर तकलीफें फिर हो सकती हैं। झंडू पंचारिष्ट के शक्तिशाली अस्व और अरिष्ट पेट की तकलीफों जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलने और कब्ज से राहत दे, पाचन क्षमता बढ़ाएं और पेट की तकलीफें जड़ से दूर करें। झंडू पंचारिष्ट से। ये था मेडिफेक्स झंडू के लिए। नया विवेल डियो स्पिरिट, कीवी फ्रूट्स और यूकलिप्टस ऑयल युक्त अब ऑल डे फ्रेशनेस के साथ। ये आपकी त्वचा को पोषण दे, जगाए आप में जबरदस्त ताजगी। नया विवेल डियो स्पिरिट। आप देख रहे हैं जी न्यूज नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।
रेलवे घूसकांड को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष पवन बंसल के इस्तीफे की मांग कर रहा है। भांजे की वजह से आरोपों में घिरे रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को संसद की कार्यवाही ठप रही। बीजेपी का कहना है कि सरकार रेल मंत्री को फौरन बर्खास्त करे। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को बीजेपी के हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। पवन बंसल को बचाने की कोशिश में है तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनको इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री के द्वार तक आंच आएगी। प्रधानमंत्री भी अड़े हुए हैं और सोनिया गांधी भी अड़ी हुई हैं। क्या शायद हमने जो पहले आशंका व्यक्त की थी, कोई नैतिकता नहीं बची है कांग्रेस पार्टी में। सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं, दिल्ली की सड़कों पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विपक्ष चाहे रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने रेल मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि भारत के कानून के लिए सब बराबर हैं, वो चाहे फिर एक आम आदमी हो या फिर कोई मंत्री। भारत का जो कानून है वो हर व्यक्ति को एक जैसा और समानांतर हक देता है। तो इसलिए ये बेहतर रहेगा कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो फौजदारी की प्रणाली है, हम सब लोग उसकी इज्जत करें। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जांच पूरी होने से पहले इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है। जब तक इसमें सीबीआई की जांच हो रही है, किसी भी आरोप पर, कोई भी आरोप पर इस्तीफा मांग ले, ये परंपरा सही नहीं है। बंसल को अभयदान दिए जाने के बाद सरकार और कांग्रेस खुलकर उनके बचाव में सामने आ गई है। रेलवे घूसकांड मामले में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई और होता तो फौरन कार्रवाई होती। साथ ही रामगोपाल यादव ने कहा कि रेल मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर जांच के बाद निर्दोष पाए जाते हैं तो दोबारा मंत्रिमंडल में आ जाते। दुर्भाग्य से जब और कोई लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई जल्दी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता फंसता है तो उसमें विलम्ब होता है। जांच मंत्री न रहते हुए होनी चाहिए थी। अगर वो निर्दोष सिद्ध हों तो उनको फिर दिया जा सकता था मिनिस्ट्री। मामले पर पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी रामगोपाल यादव के बयान का समर्थन किया है। बंसल साहब के मामले में हमारी समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के बयान आ गया है तो उसको मुझे अब कहने की जरूरत। समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बंसल को जाना होगा। रेलवे में पदोन्नति को लेकर हुए घूसकांड मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वाराणसी के सांसद मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि रेल मंत्री पवन बंसल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पवन बंसल की तो उनको तो स्वयं नैतिक आधार पर शुरू में ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। एक अशोभनीय दृश्य इस सरकार के लोगों ने दुनिया के सामने प्रकट किया है और देश का की बड़ी भारी बदनामी कराई। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती का मानना है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए कुछ कहना ठीक नहीं है। जब तक सीबीआई की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो तब तक रेल मंत्री के बारे में हम जल्दबाजी में ये कहें कि वो इस्तीफा दे दें, मैं समझती हूँ वो ज्यादा उचित नहीं है। वहीं घूसकांड को लेकर वाराणसी के मडुवाडी रेलवे स्टेशन पर मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पवन बंसल के इस्तीफे की मांग की। कोयला घोटाले पर सीबीआई का ताजा हलफनामा कानून मंत्री अश्विनी कुमार के साथ साथ सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सीबीआई ने माना है कि कानून मंत्री, पीएमओ के अधिकारी और अटॉर्नी जनरल ने न सिर्फ रिपोर्ट देखी बल्कि उसमें बदलाव भी कराए। 9 पन्नों के सीबीआई के हलफनामे के मुताबिक 6 मार्च को कानून मंत्री अश्विनी कुमार के साथ मीटिंग हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती, पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय के AK भल्ला और सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर OP गल्होत्रा मौजूद थे। हलफनामे के मुताबिक इन लोगों ने न सिर्फ ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट देखी बल्कि उसमें बदलाव के भी सुझाव दिए। वहीं सीबीआई डायरेक्टर ने कोर्ट से माफी मांगी और भविष्य में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। एफिडेविट में उन्होंने बोला है कि ये रिपोर्ट कई स्टेजेस पर अलग अलग अफसरों को दिखाई गई, ड्राफ्ट रिपोर्ट में कई बदलाव करे गए। 8 मई को मामले की अगली सुनवाई है और नजर अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के रुख पर है। सीबीआई के कबूलनामे के मुताबिक कोल स्कैम पर सीबीआई की ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और पीएमओ के सुझाव पर हुए।
सीबीआई के इस कबूलनामे के बाद सरकार एक बार फिर कानून मंत्री के बचाव में उतर आई है। में जो परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, इस पर निर्णय अगर लॉ मंत्री नहीं कर सकता है, विधि मंत्री नहीं कर सकता है, तो और कौन करे। इस खुलासे के बाद जहां कानून मंत्री मीडिया से बचते नजर आए, तो वहीं जवाब देने आगे दूसरे मंत्री सामने आए। हमारा ये मानना रहा है कि जब भी कोई मामला न्यायालय के संज्ञान